तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास की, जो कि आपकी यूपी पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, और ये होगी आपकी क्लास नंबर 17। और इसमें जो हम टॉपिक आज आपके लिए कवर करेंगे वो होगा, मैं सिलेबस पे आपको दिखा देता हूँ। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे, और उससे संबंधित जो भी थ्योरी टॉपिक होगा वो आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाएंगे, साथ ही इसमें एमसीक्यू का सलूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू चैनल बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लास्ट क्लास जो आपको प्रोवाइड की गई थी, क्लास नंबर 16 थी, जिसमें कि आपको जावास्क्रिप्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए गए थे। जितनी भी क्लासेस हैं उनकी सेकंड क्लासेस आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो कंटिन्यू आप लोग देखिएगा, क्योंकि एक क्लास से काम नहीं चलेगा। और जितने भी टॉपिक हमने कवर किए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल और अदर जो भी मॉड्यूल्स हैं, उन सभी की एक एक क्लासेस आपको और देखने को मिलेगी। ठीक है, और बाकी इन सभी का कंप्लीट कोर्स आप परचेज कर सकते हैं 7007659485 पे मैसेज करके। और इन सभी की वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। होम बटन पे आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए सारी प्लेलिस्ट आपके लिए कवर कर दी गई है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, एसआई, एएसआई या प्रोग्रामर, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ये 5 प्लेलिस्ट आपको देख कर जानी है। इसमें जो भी एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं, चाहे वो ओल्ड वीडियो, चाहे वो पुरानी या फिर नई वीडियो। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डीबीएमएस से संबंधित कुछ थ्योरी देखते हैं। तो डीबीएमएस का आपका जो पूरा नेम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, तो आप बता दीजिएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अब डीबीएमएस आपका होता है क्या, उसको समझिए। डीबीएमएस आपका ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका कि प्रयोग हम किस लिए करते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं। ठीक है, और डिलीट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो डीबीएमएस एक आपका सॉफ्टवेयर है जो कि एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, जैसे कि हम लोग जो आईआरसीटीसी पे अपना कोई भी टिकट बुक करते हैं, तो आपको एक टेबल में उसका डेटाबेस यहाँ पे जाके स्टोर होता रहता है। ठीक है, जिसमें कि आप सारी जो है सारणी देख पाते हैं कि कौन सी ट्रेन जो है कितने टाइमिंग पे आएगी, कितने टाइमिंग पे जाएगी, आज कैंसिल है कि नहीं। तो ये जो डेटा होता है ये हमारा डीबीएमएस में स्टोर होता है। ठीक है, जिसका कि एक्सेस हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है आपका डीबीएमएस। इसी प्रकार से जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसका भी एक डेटाबेस हमको बैकएंड में दिया जाता है, जिसमें कि हम अपनी फाइल्स रख सकते हैं, अपनी कोडिंग को रख सकते हैं। ठीक है, बिना डेटाबेस के जो है हम किसी भी चीज़ का काम नहीं कर सकते हैं अपने। चाहे अगर पीसी की बात करें तो पीसी में भी आपके पास अगर पीसी में हार्ड डिस्क होती है, ये हमारा एक तरह से डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। डीबीएमएस बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है। डीबीएमएस में बहुत सारे आपके कमांड होती हैं जिसकी मदद से यूज़र आसानी से डेटाबेस को बना सकता है, डेटाबेस को मैनेज कर सकता है और डिलीट कर सकता है। ठीक है, डेटाबेस के द्वारा जो भी यूज़र है निम्नलिखित कार्य कर सकता है, उसको देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे कि यूज़र जो है डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है और उसको मैनेज कर सकता है। यूज़र डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है और डेटा में बदलाव कर सकता है और डेटा को डिलीट कर सकता है। यूज़र जो है डेटाबेस में मौजूदा डेटा को अपनी ज़रूरत के अनुसार एक्सेस कर सकता है। ठीक है, या फिर इसके द्वारा यूज़र को डेटाबेस में रजिस्टर और मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये आपका डीबीएमएस है और ये आपके एंड यूज़र्स हैं। ठीक है, यूज़र जो यहाँ पे डेटा क्रिएट करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से, वो डेटा यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि कुछ अगर इम्पोर्टेंट नाम देखा जाए डेटाबेस की फाइलों के, तो आप बता सकते हैं डी बेस, फॉक्स प्रो, IMS, ओरेकल, माईसीक्वल, एसक्यूएल तथा DB2 आदि जो हमारे कुछ डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं। और भी आपके अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं, ठीक है, पोस्ट बहुत सारे हैं, मैं आपको अभी नाम क्या बताऊं, बहुत सारे आपके जो हैं लेटेस्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद डेटाबेस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहला है हायरार्किकल डेटाबेस, दूसरा है रिलेशनल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास ऑपरेशन डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस। ठीक है, ये कुछ डेटाबेस दिए गए हैं यहाँ पे। अगर इनका थोड़ा सा डिटेल में देखें तो देखिए पहला पॉइंट है हायरार्किकल डेटाबेस आपका क्या होता है।
तो हिराचिकल डेटाबेस बहुत पुराना डेटाबेस है, इसमें 1969 में IBM के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और हिराचिकल डेटाबेस में पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल देखें तो नीचे क्या दिया है देखिए, इसमें डेटा को ट्री की तरह के स्ट्रक्चर में स्टोर किया जाता है। इसमें सिर्फ एक रूट नोड होता है। उदाहरण के लिए कॉलेज में बहुत सारे कोर्स होते हैं, तो बहुत सारे कोर्स जो हैं सारे टीचर होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो इसमें कॉलेज का एक पेरेंटल ग्रुप होता है। ठीक है, और टीचर स्टूडेंट उसके चाइल्ड होते हैं। नीचे दिए एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक कॉलेज है, कॉलेज के अंदर कोई कोर्स चल रहा है, एक टीचर है और एक हमारे स्टूडेंट है। तो ये किसका एग्जांपल है? हिराचिकल डेटाबेस सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या है? रिलेशनल डेटाबेस का आविष्कार जो आपका हुआ था 1970 में EF कोड ने किया था। अब ये 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहे हैं। एक तो रिलेशन डेटाबेस, दूसरा इसका आविष्कार कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा किसने किया था वो हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए। रिलेशन डेटाबेस जो आपका 1970 में EF कोड के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, उसके बाद है इसमें डेटा को टेबल में स्टोर किया जाता है और प्रत्येक टेबल में बहुत सारे रो एंड कॉलम होते हैं। टेबल को रिलेशनल भी कहते हैं और प्रत्येक टेबल की एक रो को टपल कहते हैं। इसमें टेबल की जो भी रो होती है रो एक को प्रस्तुत करती तथा टेबल की कॉलम एक एट्रीब्यूट को प्रस्तुत करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर एग्जांपल देखें, एक टीचर्स है। ठीक है, टीचर्स की आईडी में जैसे कि नेम, ऑफिस, फ़ोन नंबर, ईमेल हो गया। दूसरी हमारी क्लासेस है, इसमें क्लास आईडी में कोर्स है, डे ऑफ द वीक है, टाइम स्टार्ट कब हो रहा है, एंड कब हो रहा है, और टीचर की आईडी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। नेक्स्ट नेटवर्क डेटाबेस है। तो नेटवर्क डेटाबेस का आविष्कार जो है किया गया था चार्ल्स बैचमैन। ठीक है, चार्ल्स बैचमैन इस प्रकार से 1969 में किया था। और यह एक आपका जो है हिराचिकल डेटाबेस का एक एडवांस वर्जन है। ठीक है, जैसे कि नेटवर्क डेटाबेस में डेटा को ग्राफ के रूप में स्टोर किया जाता है। कुछ बेसिक पॉइंट देख लीजिए, तो कुछ इस प्रकार से है। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया है, ये कस्टमर है, फिर ऑर्डर है, ऑर्डर का लाइन, शिपमेंट हो रहा है, ये प्रोडक्ट है आपका, इस प्रकार से। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस आपका क्या है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस का एक प्रकार जो है आपका वो DBMS है, जिसमें डेटा को ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर किया जाता है और यह क्लास और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। जैसे कि पाइथन है आपका, जावा है, C++ है, VB.NET आदि जो प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आविष्कार आपका 1980 के दशक में किया गया था, जिसमें कि ऑब्जेक्ट 1 में है आपका मेंटेनेंस रिपोर्ट। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल उसके दिए गए। नेक्स्ट है नंबर 5 नो सीक्वल डेटाबेस। इसका जो फुल फॉर्म होता है, नो सीक्वल का पूरा नाम होता है नॉट ओनली SQL होता है। ठीक है, नो सीक्वल का मतलब नॉट ओनली SQL। यह एक रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें डेटा को टेबल के अलावा दूसरे तरीकों से भी स्टोर किया जाता है। ठीक है, आजकल यह डेटाबेस बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, प्रयोग में डेवलपर ज़्यादा इसको उपयोग में ला रहे हैं। जैसे कि नो सीक्वल डेटाबेस में ये आपके कुछ कॉलम हैं, ग्राफ हैं, की वैल्यूज़ हैं, डॉक्यूमेंट हैं, इस प्रकार से आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एक प्रकार का DBMS होता है, जो कि एक ही कंप्यूटर पर सीमित नहीं होता है, बल्कि यह एक या बहुत सारे कंप्यूटर में फैला रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बहुत सारे डेटाबेस का एक समूह होता है, जो कि अलग अलग लोकेशन पर होता है आपका। ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है, जैसे कि होमोजेनियस डेटाबेस और दूसरा है हेटेरोजेनियस डेटाबेस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए इसका डायग्राम है। ये मेमोरी लोकेशन डेटाबेस है, फिर कम्युनिकेशन चैनल है, इस प्रकार से काम करता है। नेक्स्ट है क्लाउड डेटाबेस। तो क्लाउड डेटाबेस एक प्रकार का DBMS है, जिसमें डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से क्लाउड में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो क्लाउड डेटाबेस यूज़र को बहुत सारी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि SaaS, PaaS, IaaS, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये कुछ है डेटाबेस से संबंधित। उसके बाद है आपका ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है। ठीक है, तो ये कुछ डेटाबेस इसमें दिए गए हैं। तो इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ से देखिए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटा यूज़र, प्रोड्यूसर, इन सभी में इसका देखिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
अब इसमें देख दिया गया है कैपेबिलिटी, इसमें से यूज़र निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटाबेस डिज़ाइन है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये थे इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमने आपको बता दी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इसको करते हैं बंद और आते हैं अपनी एमसीक्यू सेशन पे, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं थ्योरी में नहीं कवर की गई हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताइएगा कमेंट करके क्या आंसर होना चाहिए। पूछा गया है रिफर्स टू द बेसिक फैक्ट एंड एंटिटीज सच एज नेम एंड नंबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है रिफर्स करता है आपका टू किसको, बेसिक्स फैक्ट और एंटिटीज़ हैं आपकी सच एज, जैसे कि नेम और उसके नंबर्स हैं, वो आपके किस प्रकार से यहाँ पे काउंट किए जाएंगे, एज ए डेटा, एज ए इंफॉर्मेशन, या फिर इनपुट या आउटपुट। तो देखिए कोई भी डेटा है जैसे कि नेम है या नंबर्स हैं, वो एज ए इंफॉर्मेशन हमारा जो है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, एज ए डेटा नहीं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एज ए इंफॉर्मेशन हम देखेंगे किसी भी नेम और नंबर को एज ए रेफरेंस टू द बेसिक फैक्ट एंड एंटिटीज। तो बी इसका टिक कर लीजिए आंसर। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन इज प्रोसीड फ्रॉम। आपकी जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो प्रोसीड होती है कहाँ से, आउटपुट के माध्यम से, डेटा के माध्यम से, या फिर मेमोरी के माध्यम से, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ से निकलती है, बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है, कोई डेटा होता है उसी में तो कोई इंफॉर्मेशन आपकी होती है। मान लीजिए कोई थ्योरी लिखी है और थ्योरी को हमने किसी पीडीएफ फॉर्मेट में रखा हो, तो पीडीएफ फाइल हो गई, वो हमारी डेटा हो गई, और पीडीएफ के अंदर जो लिखा है वो हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इज प्रोसीड फ्रॉम डेटा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3, MIS का फुल फॉर्म पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बाकी और ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्वर, ठीक है, गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में लिखा है सर्विस, लेकिन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से बताना है कौन सा फॉल्स है। बोला जा रहा है ए डेटाबेस इज ऑर्डर्ड कलेक्शंस ऑफ डेटा, ठीक है। ए डेटाबेस इज सिस्टमेटिक कंप्लीशन ऑफ रिकॉर्ड इन द कंप्यूटर। उसके बाद है डेटाबेस आपका जो है मैनेज करता है डेटाबेस को, या फिर डेटा जो है आपका हेल्प इन अ मेकिंग डिसीजन। बताइए कौन सा होना चाहिए इसमें। तो देखिए सिंपल सा है, इसमें डेटाबेस में इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या फॉल्स है, डेटाबेस जो आपका है वो मदद नहीं करता है किसमें, मेकिंग अ डिसीजन को लेने में। तो ये इसका जो है राइट आंसर होगा, और ये ऑप्शन जो है इसमें फॉल्स है। बाकी आपके ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ठीक है। नंबर 4 का डी टिक कर लीजिए। नंबर 5, विच इज़ द डेटा मॉडल। इसमें से कौन सा डेटा मॉडल है आपको बताना है। तो डेटा मॉडल में आपका जो है रिलेशनल भी आता है, ऑब्जेक्ट रिलेशन भी आता है, और नेटवर्क से भी आता है। तो तीनों आपके डेटा मॉडल में आते हैं, तो आप टिक कर दीजिएगा ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। नंबर 6 है विच इज़ नॉट दी फीचर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का उसमें से कौन सा फीचर्स आपका नहीं है। तो अगर हम देखें तो डेटाबेस में हमारा जो है डेटा रिडंडेंसी लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, डेटा इंटीग्रिटी है। तो इसमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो डेटाबेस में आपका जो है इंडिपेंडेंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और डेटा इंटीग्रिटी होती है, लेकिन डेटा रिडंडेंसी जो आपकी इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट थ्योरी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। और विच इज़ द टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस। तो इसमें से टाइप ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस क्या है पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए दो प्रकार से आपके यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल बेस, एक होता है आपका लॉजिकल बेस। तो देखिए लिखा गया है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, और दूसरा लिखा है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो दोनों ऑप्शन दिए गए, इसलिए सी वाला सही हो जाएगा, बोथ, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द फीचर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का इसमें से फीचर्स कौन कौन से हैं। तो भैया ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया गया है आपका क्यूरी लैंग्वेज लिया गया है, ठीक है, मल्टी यूज़र एक्सेस लिखा गया है, और डेटा डिक्शनरी है, और ऑल ऑफ द अबव। तो फीचर ऑफ डेटाबेस, तो देखिए क्यूरी लैंग्वेज जो है आपका
वो इसमें नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद डेटा डिक्शनरी इसमें नहीं आएगा, ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, तो मल्टी यूज़र का एक्सेस जो है आप डेटाबेस में दे सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मल्टी यूज़र एक्सेस, ठीक है। नंबर 9 पे आ जाइए। नंबर 9 कह रहा है विच इज़ द डेटाबेस लैंग्वेज, इसमें से कौन सी डेटाबेस की लैंग्वेज है। बहुत सिंपल सा है, सी प्लस आपकी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो SQL आपकी जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड, ऐसे स्ट्रक्चर्ड, क्यू से क्यूरी, एल से लैंग्वेज। नंबर 10 पे आ जाइए। विच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एक्टिविटी फॉर डेटाबेस, तो कौन सा पर्सन है जो आपका ओवरऑल एक्टिविटी पे आपका फोकस करता है। तो देखिए ओवरऑल एक्टिविटी और सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो किसके हाथ में होता है, आपका एडमिन के हाथ में होता है। तो आप बता सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में सारा जो कंट्रोल और एक्टिविटी उसके हाथ में अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट चलिए 11 पे आते हैं। विच लेवल ऑफ डेटाबेस इज व्यूड बाय यूज़र, तो इसमें जो आपका बेसिकली बोला जा रहा है डेटाबेस में कुछ लेबल्स होती हैं जो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ यूज़र के लिए होती हैं, ठीक है। तो यूज़र है जैसे कि एडमिन है, और आपका जो है क्लाइंट है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है यूज़र का जो व्यू पूछा जा रहा था, यूज़र आपका जो है कितने प्रकार के व्यूज़ देख सकता है। तो यूज़र तो देखिए इंटरनल व्यू नहीं देख पाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल व्यू भी नहीं देख पाएगा। तो यूज़र जो आपका है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे जो है डेटाबेस को देख पाएगा, ठीक है। जो इसके द्वारा जो है फीड किया गया होगा उसी समय वो देख पाएगा, उसके बाद वो डेटा कहाँ जाएगा, वो उसके कंट्रोल में नहीं आएगा, वो उसको नहीं देख पाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा एक्सटर्नल लेवल। अब इंटरनल लेवल जो आपका होता है डेटाबेस में वो आपका क्या होता है और किसके लिए होता है बेसिकली, तो आप इसमें बता सकते हैं इंटरनल लेवल जो डेटा होता है आपका वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस होता है। इंटरनल लेवल हैज़ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस, ठीक है। वो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन से आपका जो है रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनल डेटा। नेक्स्ट है विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है इसमें से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। आप कंपोनेंट जैसे कि आपका जो आपका सीपीयू है उसमें कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, उसी प्रकार से आपका जो है इसमें भी आपके कुछ कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि क्यूरी लैंग्वेज है, डेटाबेस मैनेजर है, या फाइल मैनेजर है। तो आप बता सकते हैं इसमें तीनों ही यहाँ पे यूज़ होते हैं, इसलिए आपको ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तीनों ही यहाँ पे यूज़ होते हैं एज ए कंपोनेंट। 14 है इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। तो आप बता सकते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा गया टेबल, ठीक है, रिलेशन, और लिखा गया स्कीमा, और लिखा है नन ऑफ द अबव। तो द स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस इज कॉल्ड, आप बता सकते हैं क्या, स्कीमा। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, स्कीमा इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट स्कीमा इज यूजली स्टोर इन, आपका जो स्कीमा होता है वो आपका कहाँ पे स्टोर किया जाता है। स्कीमा बेसिकली आप कोई चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। स्कीमा एक प्रकार से डेटाबेस में एंट्री करने का एक लेबल है, जिसमें कि एंट्रीज आपकी वही होती हैं, नंबर आपके स्टोर होते हैं या फिर कोई अल्फ़ाबेट वैल्यू होती है, लेकिन उसको नाम जो दिया गया है वो स्कीमा नाम दिया गया, ठीक है। इसका रूल होता है आपका, उसके अनुसार ही डेटाबेस में एंट्रीज होती हैं। तो ये मत सोचेगा कि स्कीमा कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि स्टोर किया जाता है, जैसे कि रैम हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, उस प्रकार की चीज़ ये नहीं है, ठीक है। एक तरह का एक आप कह सकते हैं प्रोसीजर है डेटाबेस को स्टोर करने का डीबीएमएस में। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें एज ए डेटा डिक्शनरी, स्कीमा इज यूजुअली स्टोर इन एज ए डेटा डिक्शनरी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है स्कीमा इज डिफाइंड बाई, तो स्कीमा इज डिफाइंड बाई, देखिए आपके पास बहुत सारी तरह की लैंग्वेज होती हैं डेटाबेस में, जैसे कि डीएमएल लैंग्वेज है, डीडीएल है, डीसीएल है, डीक्यूएल है, ठीक है। ये कुछ स्कीमा लेबल्स हैं आपकी। तो इसमें कौन सी आपकी आती है स्कीमा,
वो तो आप बता सकते हैं DDL, ठीक है, DDL आपकी जो है वो आती है। अब इसका देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं DML और DDL बेसिकली होता क्या है। तो DDL, DML और DCL, ठीक है, तीनों ही को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इमेज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे तीनों की थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे SQL के कुछ कमांड दिए गए हैं, डेटाबेस से कुछ कमांड दिए गए हैं और इसमें लिखा गया कि कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से कमांड आपके स्टोर किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें DDL की, तो DDL कमांड के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं डेटाबेस में। तो DDL के अंतर्गत आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ड्रॉप कर सकते हैं, या रीनेम कर सकते हैं, या फिर ट्रंकेट कर सकते हैं, या फिर कमेंट कर सकते हैं। ये DDL के अंतर्गत होगा खाली, ठीक है। उसके बाद DML है, तो DML के अंतर्गत आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन, और आप कर सकते हैं लॉग कर सकते हैं किसी भी टेबल को, ठीक है। ये किसके अंतर्गत होगा? DML के अंतर्गत। उसके बाद DCL के अंतर्गत क्या होगा? आप किसी भी डेटाबेस को ग्रांट करेंगे या फिर रिवोक करेंगे। TCL के अंतर्गत क्या, आप कमिट करेंगे, रोल बैक करेंगे, सेव पॉइंट करेंगे और सेट करेंगे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो ये सारे काम जो है आप डेटाबेस के अंतर्गत कर सकते हैं इन सभी कमांडों के माध्यम से। अब इसको हटाते हैं यहाँ से और यहाँ पे आते हैं इन तीनों का जो है फुल फॉर्म आपको हम दिखाते हैं ज़रा। तो देखिए DDL का जो फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। DQL का फुल फॉर्म है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। DML का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और हाँ ये तो हमारे पास PDF है इसलिए यहाँ पे पेस्ट नहीं हो पाएगी, लेकिन नोट कर लीजिए, मैंने आपको बता दिया है तीनों का, चारों का फुल फॉर्म। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ फिर से। तो ये देखिए, इसको ले आते हैं नीचे। तो देखिए चारों का जो है फुल फॉर्म हमने यहाँ लिख दिया है। DDL का है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL का है डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DML का है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL का है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ये चारों के जो फुल फॉर्म यहाँ पूछे गए थे हमने यहाँ पे आपको लिख के बता दिए। ये पूछे जाते हैं इसलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17 पूछा जा रहा है DML। इसका आंसर आपने नोट कर लिया। स्कीमा जो आपका किसके अंतर्गत आता है, तो हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 16 BDL के अंतर्गत, ठीक है। और DDL के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं वो भी हमने आपको दिखा दी। 17 पे आ जाएगा DML लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर। तो DML आपकी जो लैंग्वेज होती है वो यूज़ की जाती है एज ए, हम बता सकते हैं C, यानी कि डेटा को एक्सेस करने के लिए। DML लैंग्वेज इज़ यूज फॉर एक्सेस डेटा। अभी जैसे कि हमने यहाँ पे आपको इसका एग्जाम्पल दिखाया, फिर इसको रन कराते हैं, इमेज पे चलते हैं और इसी इमेज को यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस प्रकार से है, DML के बारे में पूछा गया है। DML लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर, तो DML का पहले बात फुल फॉर्म देख लिया, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज दिया गया है। उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो देखिए DML में हम क्या क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, डिफाइन स्कीम लिखा गया है, डिफाइन स्कीमा, एक्सेस डेटा, और डिफाइन इंटरवल लेवल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके माध्यम से देखिए हम डेटा को जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास स्कीमा में आते हैं यहाँ पे और देखिए सेलेक्ट है, ये सारा क्या है, डेटा हमारे पास बनाया है। हम क्या कर सकते हैं, इसको जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। तो ऑप्शन हो जाएगा C। 18 नंबर है DBMS इज द ब्रिज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड। तो DBMS आपका जो है एज ए ब्रिज है किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके किसके बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लिख दीजिएगा, एप्लीकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। DBMS आपका ब्रिज है किसके किसके बीच में, ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का C, एप्लीकेशन प्रोग्राम।
चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस मॉडल। अब इसमें पूछा रहा कौन सा मोस्ट पॉपुलर है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, देखिए नेटवर्क मॉडल दिया है, रिलेशनल है, हिरार्चिकल मॉडल है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो सबसे पॉपुलर की अगर बात करें तो हमारे पास कौन सा डेटाबेस मॉडल है, वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ठीक है, जिसको कि हम RDBMS भी बोलते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। विच इज़ द स्कीमा ऑब्जेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्कीमा का ऑब्जेक्ट है, तो आप बता सकते हैं इसमें डी, यानी कि डेटाबेस लिंक एंड क्लस्टर, पैकेजेस एंड इंडेक्सिंग और प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो ये सारे चीज़ें जो हैं आपकी वो स्कीमा ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप उसमें डेटाबेस को लिंक्स कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, उसमें इंडेक्स दे सकते हैं, प्रोसीजर एंड फंक्शन, ये सारे काम आप कर सकते हैं, जिसका अर्थ इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर है 21। इसमें आपका बोल रहा है इन डेटाबेस रिकॉर्ड आर कॉल्ड, यानी कि डेटाबेस का जो रिकॉर्ड होता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं इसमें, तो इन डेटाबेस रिकॉर्ड इज एज ए टपल, जैसे कि पाइथन में हम लोग जो पढ़ते हैं टपल, सेम ये वही टपल्स की तरीके है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें टपल, ठीक है, टपल्स हो जाएगा। इन डेटाबेस रिकॉर्ड जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, एज ए टपल बोलते हैं। एट्रीब्यूट्स, एंटिटी, रिलेशनशिप, ये आपके मॉडल्स में आ जाते हैं। एन एंटिटी हैज़ ए सेट ऑफ डेट डिस्क्राइब्ड इट। देखिए वही क्वेश्चन है नीचे आपका, यहाँ पे एंटिटी जो आपका पूछ लिया है वो किसके अंतर्गत आता है, तो ए आपकी एंटिटी जो है वो एज ए एट्रीब्यूट के अंतर्गत काउंट की जाती है। तो आप बता सकते हैं एन एंटिटी एज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डेट डिस्क्राइब्ड इट। तो क्या हो जाएगा, एंटिटी जो आपकी डिस्क्राइब की जाती है किसके माध्यम से, एट्रीब्यूट्स के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट, इन ER मॉडल रेक्टेंगल रिप्रेजेंट। ER मॉडल जो आपका होता है उसमें जो है हमारा रेक्टेंगल का बेसिकली वो क्या काम है, यहाँ बेसिकली पूछा गया। ER डायग्राम आपका जो है डेटाबेस में यूज़ होता है। अगर C++, पाइथन और जावा की बात करें तो उसमें आपका फ्लो चार्ट होता है, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किस प्रकार का डेटाबेस इसमें स्टोर किया जाना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटिटी सेट। क्या हो जाएगा, एंटिटी सेट इज़ ए ER मॉडल रिप्रेजेंट करता है आपका रेक्टेंगल शेप में। तो जो भी रेक्टेंगल शेप होता है वो आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, एंटिटी सेट्स को। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट 24 है, डेट इज द टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। जो आपकी डेट है वो किस टाइप का एट्रीब्यूट है, तो आप बता सकते हैं कंपोजिट। डेट इज ए कंपोजिट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा, कंपोजिट, बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है 25, पूछा जा रहा है इज द एट्रीब्यूट ऑफ ए ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ऑक्यूरेंस ऑफ ईच एंटिटी। तो देखिए ग्रुप एंटिटीज़ हो या फिर कोई यूनिक आईडी देनी है तो उसके संदर्भ में हम क्या यूज़ करते हैं, कोई एक प्राइमरी की का यूज़ करते हैं। कोई प्राइमरी की हमने दे दी, जैसे कि आपका एग्जांपल पे कोई कॉलेज है तो उस कॉलेज में हमने किसी स्टूडेंट का रोल नंबर जो है एज ए प्राइमरी की हमने जनरेट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर आपका एक ही होता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया प्राइमरी की को, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी, प्राइमरी की इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट एग, और आपकी यूनिक आइडेंटिटी भी आपकी बताता है और हर एक मॉडल में, ठीक है। तो मान लीजिए तमाम आपके क्लासेस हैं, जैसे कि क्लास 5th है, क्लास 6th है, तो उसमें भी रोल नंबर होगा। तो सभी में रोल नंबर जो हमारा ऐसे प्राइमरी की हो जाएगा और एक यूनिक आइडेंटिटी भी हो जाएगी हर एक क्लास के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी की। 26 है, 26 बोला है इज़ द रियल वर्ड ऑब्जेक्ट सच ऐसे पर्सन कोमा प्लेस एक्सेट्रा। ये हमारे जो हैं यानी कि रियल डेटा ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि पर्सन है, प्लेस है, एक्सेट्रा, ये हमारे किस में स्टोर किए जाते हैं। तो ऐसे आप बता सकते हैं ये एंटिटी के रूप में यूज़ किए जाते हैं, एज ए एंटिटी। तो एंटिटी इज़ द रियल वर्ड ऑब्जेक्ट सच एज पर्सन, प्लेस और एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाइए 27 है,
पूछा जा रहा है ग्रांट एंड रिवोक। अब देखिए ग्रांट एंड रिवोक अभी हमने आपको दिखाया था, ये किस प्रकार की कमांड है। अगर यहाँ पे चलें तो देखिए ग्रांट एंड रिवोक किस में दिखाया जा रहा है, DCL में। DCL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो आप बता सकते हैं कौन सा, DCL 27 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रांट एंड रिवोक आपके किस टाइप की कमांड है, DCL यानी कि डेटा कम्युनिकेशन डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के। नेक्स्ट 28 पे आ जाइए। 28 में ए यूज़र डैट मैनेज द फाइल ऑफ एप्लीकेशन इन डेटाबेस स्क्वाड। अगर कोई यूज़र है, जैसे कि हम आप यूज़र हैं और कोई फाइल को मैनेज कर रहे हैं डेटाबेस में, तो वो क्या आपका होगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर फाइल मैनेजर से आप उसको मैनेज करेंगे या फिर डेटाबेस एनालिटिक्स से या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए यूज़र के पास जो भी डेटा होता है वो, जैसे कि आपके फ़ोन में ही अगर आप देखेंगे जो आपका डेटाबेस होता है जिसमें कि मेमोरी में आपकी जैसे कि 64 GB है या 128 GB है, तो आपके पास एक फ़ाइल मैनेजर होता है जो कि यूज़र का डेटा होता है, ठीक है। और उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो कि आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, उसको डेवलपर या एडमिनिस्ट्रेटर ही हैंडल कर सकता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, फाइल मैनेजर। ए फाइल मैनेजर इज़ ए डेटा यूज़र डेट डेटा टू एप्लीकेशन, यानी कि सिंपल सा ऐसे समझें, ए यूज़र डेट मैनेज कर सकता है एप्लीकेशन फाइल्स को डेटाबेस में, उसको हम क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर। 29 पे आ जाइए। इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, इसमें से कौन सा है डेटा आपका इंफॉर्मेशन संबंधित, तो आप बता सकते हैं मेटा डेटा। मेटा डेटा इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ठीक है। तो मेटा डेटा आपका क्या है, एक इंफॉर्मेशन है किसकी, डेटा की। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाइए 30 नंबर। DBA का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। DBA का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है DBA का फुल फॉर्म, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 31। इसमें पूछा जा रहा है DBMS का फुल फॉर्म, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे इतना बड़ा आपको लिखा हुआ है, डी ऑप्शन टिक कर लीजिए। उसके बाद है 32 में विच मीन अ प्लेस वेयर डेटा कैन बी स्टोर्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। तो बेसिकली पूछा जा रहा है किसका मतलब है, जैसे कि कोई कहाँ पे जो है स्ट्रक्चर्ड के मैनर में, यानी कि स्ट्रक्चर टाइप ऑफ डेटा हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इसमें दिया गया CPU में या फिर डेटाबेस में या फिर ALU में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे जो है हम किसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, DBMS का। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हमारी किस में स्टोर होती है, डेटाबेस में। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब CPU ALU का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो सिंपल सा ऑप्शन लगा दीजिएगा DB डेटाबेस। ए डेटाबेस इज़ ए कॉम्प्लेक्स, ए डेटाबेस आपका कॉम्प्लेक्स है। अगर है तो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो हम बता सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्ड, ठीक है। डेटा का स्ट्रक्चर जो इसमें होता है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स होता है। मेमोरी बोथ, ये ऑप्शन नहीं होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 पे आ जाइए, सॉरी 34 है। 34 आपका बोला है दी सेट ऑफ डेटा अवेलेबल टू द यूज़र दी सो कॉल्ड। आप बता सकते हैं सेट ऑफ डेटा, ठीक है, किसी डेटा का सेट है जो कि अवेलेबल है किसके माध्यम से, यूज़र के पास। और उसको फिर हम क्या कहेंगे, स्टार्ट यूज़र डेटा कहेंगे या फिर एंड यूज़र डेटा कहेंगे या फिर डेटाबेस कहेंगे। तो इसको देखिए बोला जाता है एंड यूज़र डेटा, ठीक है। टू सेट ऑफ डेटा वैलिडेशन टू द यूज़र, यूज़र के द्वारा जो है डेटा को सेट किया गया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंड यूज़र डेटा। नेक्स्ट है हाउ इज़ डिस्क्राइबिंग द एंड यूज़र डेटा। तो एंड यूज़र डेटा को आप कैसे इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप उसको बोल सकते हैं एज ए डेटा। एंड यूज़र डेटा आपका क्या है, एज ए डेटा आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है 36। आर DBMS इज़ टू इम्पोज ए लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑन। तो DBMS आपका इम्पोज ए लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए 36 है, इसमें हो जाएगा आपका बी, यानी कि डेटा। DBMS इज टू इम्पोज ए लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 37।
हाउ मैनी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन DBMS। तो बेसिक ऑपरेशन आपके परफॉर्म होते हैं DBMS में कितने प्रकार से, तो आप बता सकते हैं 2 प्रकार से, ठीक है। हाउ मैनी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म इन DBMS, तो आप बता सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय DBMS। परफॉर्म्ड इन DBMS आर, बेसिक ऑपरेशन आपके कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के आपको बताए गए हैं अभी। तो इसमें आप बता दीजिएगा मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन द डेटाबेस, यानी डेटाबेस में मैनेजमेंट का काम, या फिर मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एसोसिएटेड विद डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में मैनेजमेंट के द्वारा जो है यूज़र ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। एक तो मैनेजमेंट आपको ये एडमिन वाला होगा मैनेजमेंट ऑफ डेटा, और एक यूज़र के माध्यम से हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ, यानी कि ए और बी दोनों। 39 है, इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी एक्शन एसोसिएटेड विद द डेटाबेस। तो देखिए सभी प्रकार के टास्क आप इसमें कर सकते हैं, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ परफॉर्मिंग ऑल नेसेसरी एक्शन एसोसिएटेड विद द डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट है 40 नंबर, is a program or set of program that interact with the database at some point its execution। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी 40 नंबर। तो देखिए बोला जा रहा है ये प्रोग्राम है आपका, ठीक है, इसे प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम का सेट है जो कि इंटरेक्ट कर रहा है आपके डेटाबेस में सम पॉइंट में, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आप उसको कह सकते हैं एज ए एप्लीकेशन, ए डेटाबेस एप्लीकेशन। ए डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम टू इंटरेक्ट करता है विद द डेटाबेस के साथ एट सम पॉइंट इट इज एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं 41 पे, इज ए कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इंटरेक्ट विद द डेटाबेस अलॉन्ग विद DBMS। और कौन सा इसमें से आपका कलेक्शन है एप्लीकेशन और प्रोग्राम का जो कि इंटरेक्ट करता है किसके साथ, डेटाबेस के साथ, विद अलॉन्ग विद DBMS के साथ भी, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए डेटाबेस सिस्टम। तो डेटाबेस का सिस्टम है आपका, वो एज ए कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम आपका इंटरेक्ट करता है डेटाबेस के साथ अलॉन्ग विद DBMS के साथ, यानी कि डेटाबेस साथ में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी वो आपका जो है इंटरेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच सर्विसेज द प्रोसेसेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट आर कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। पूछा जा रहा है कौन सी सर्विस इसमें जो है वो आपकी प्रोसेसेस करती है डेटाबेस मैनेजमेंट में, और डेटाबेस मैनेजमेंट आर कम्प्लीमेंट्री है इसमें। तो ये होगा आपका किसके माध्यम से होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी जो है एक प्रकार की सर्विस प्रोसेस आपको जो है कराती है किसमें, डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट आर कम्प्लीमेंट्री में। तो ऑप्शन हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ACID का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया है, ACID का फुल फॉर्म, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर है आपका 43। इसमें ऑप्शन हो जाएगा देखिए, इसको बोलते हैं एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यहाँ तक। अब देखिए इसका आंसर इस प्रकार से निकाल सकते हैं, सभी का देखिए अलग अलग यहाँ पे मीनिंग होगा ABCD का, लेकिन देखिए दूसरे में है एटोमिसिटी कमांड लिखा गया है और इंटीग्रिटी एंड डेटा लिखा गया है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ए का मतलब यहाँ पे है एटोमिसिटी से है, उसके बाद सी का है कंसिस्टेंसी है, उसके बाद आई से आइसोलेशन। तो आइसोलेशन वाला ऑप्शन जरूर याद रखिएगा। लास्ट में है डेटा डायरेक्ट नहीं होगा, ड्यूरेबिलिटी होगा, ठीक है। तो ए वाला इसमें ऑप्शन आपका जो है ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है 44, DBMS आपका जो है प्रोवाइड्स करता है यूज़र को विद दी कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। तो कि कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन आपका जो है किस व्यू के माध्यम से आपको देखने को मिलता है, या लॉजिकल व्यू है, फिजिकल व्यू है, या फिर रजिस्टर के माध्यम से, या फिर डेटा के माध्यम से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा। 44 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि डेटा के माध्यम से, ठीक है, डेटा के माध्यम से। नेक्स्ट है 45 है, विच स्ट्रक्चर ऑफ डेटा क्लियरली इज़ वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डेटाबेस अप्रोच। तो इसमें हो जाएगा आपका बोथ। 45 में आपका देखिए हो जाएगा बोथ, ठीक है, यानी कि लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू।
46 है, ए व्यू ऑफ डेटा एक्सप्रेसेस द वे ए यूज़र थिंक अबाउट डेटा। 46 है, तो 46 में भी आपका जो हो जाएगा लॉजिकल व्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा एक्सप्रेस द वे आ यूज़र थिंक अबाउट डेटा। क्वेश्चन नंबर है 47, ए फिजिकल व्यू ऑफ डेटा रिफर्स टू द वे डेटा इज हैंडल्ड एट द विच लेवल। ठीक है, आपका जो फिजिकल व्यू ऑफ डेटा है और डेटा जो है रिफर्स करता है टू द वे ऑफ हैंडल, डेटा को हैंडल करते समय वो आपका किस प्रकार का लेवल उसमें होता है। हाई लेवल डेटा है, वो स्टोर जो कर रहा है डेटा को हाई लेवल में, लो लेवल या मीडियम लेवल ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका लो लेवल ऑफ डेटा, लो लेवल इट्स स्टोरेज एंड रिट्राइवल। नेक्स्ट है, इन लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू ऑफ डेटा द सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिफाइन ए डेटा मॉडल मे बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। तो इसमें हो जाएगा आपका 48 का है। इसमें आपके जो पार्ट्स अवेलेबल होते हैं वो 3 टाइप के पार्ट अवेलेबल होते हैं इन लॉजिकल एंड फिजिकल व्यू में, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें 3। नेक्स्ट, in a logical and physical view of data, the set of principles that define a data model may be divided into which part। तो इसमें हो जाएगा 49 का डी ऑप्शन हो जाएगा। डेटा डेफिनेशन, डेटा मैनिपुलेशन और डेटा इंटीग्रिटी, तीनों ऑप्शन आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये आपके एमसीक्यू सेट का। 100 क्वेश्चन की एमसीक्यू थी, 50 हम आपको सॉल्व करवाएंगे, 50 आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड, तो आप बता सकते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा जो होता है आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होता है किसका? डेटाबेस का। तो आशा करते हैं ये 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ थ्योरी हमने आपको बताई है, बाकी ये टॉपिक अभी बड़ा है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका पूरा एक देखिए चैप्टर दिया गया, तो इसको धीमे धीमे हम ख़त्म करेंगे और कम से कम इसकी जो है 4 से 5 आपकी क्लासेस होंगी, तब जाके ये डेटाबेस के सभी टॉपिक आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बन रही है, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की तैयारी हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं और कराते रहेंगे। जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी।